नमस्कार बिहार, मैं अमन राज आप सभी का स्वागत करता हूं एट होम शो पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके गली मोहल्ले और क्षेत्र में कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर से कंप्लेन करते हैं और वो शिकायतें जो है धीरे धीरे ऊपर सरकार तक पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम विद्यार्थियों की जो भी सुझाव समस्या होती है ये सारी चीज़ें सरकार तक कैसे पहुंचती है? कहीं ना कहीं इसमें किसी मीडिएटर का भी योगदान होता है, भागीदारी होती है। तो आज ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि बिहार के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं, जो कि आपके शिकायतें सुझाव को सरकार तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर सौरभ कुमार चौहान जी का। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते। नमस्ते। आप पहली बार आए हमारे शो पे, तो कैसा लग रहा है हमारे यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने कर्मभूमि जन्मभूमि वो मेरा बिहार है और बिहार से आपके पास ये पॉडकास्ट में फ़र्स्ट टाइम आया और ये फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे आपके साथ हो रही है। वो भी मैं अपने उस एरिया को जो रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे स्थानीय, मेरी अपनी राज, मेरी अपनी वो जगह, और वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं हर काम बिहार से ही शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा जान करके। बिहार ही है तो गर्व से कहेंगे भी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सौरभ जी, हमें जैसा कि मालूम हुआ कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं बिहार के। विद्यार्थियों के लिए आप जो है ना आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं सरकार तक। तो क्या ये मतलब आपका जो है ना सफ़र रहा है एक विद्यार्थी से प्रधानमंत्री आवास तक का? कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की? एक्चुअली मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल नरहा पन्नापुर, पूर्वी चंपारण, बिहार से हुई है। मैं स्कूल टाइम से ही पहले ऐसी सोच सकती थी कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाऊंगा, मुझे इसरो और नासा के ऐसे संस्थान में मुझे जानी है और वहाँ साइंटिस्ट की बनना है। बट बीच में ऐसी पड़ाव आया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद उस फील्ड में मैं नहीं जा सकता हूँ। कुछ लैकनेस मेरे अंदर थी जो मैं चाह कर भी उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता था। बट वर्ष 2018 में मैंने स्कूल की जब वाइस कैप्टन बना तो मुझे कई सारे अच्छे प्रतिनिधित्व के साथ वो IAS IPS ब्यूरोक्रेट से मिलने का मौका मिला, कई सारे लीडर से मिलने का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फील्ड में मैं कर सकता हूँ। अच्छा। इतनी पोटेंशियल मेरे अंदर है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ और इन लोगों की तरह मैं बन सकता हूँ। जी। फिर मैं कई सारे तमाम शिक्षकों से मैं मुलाकात किए, बातचीत किए, तो मुझे आउटकम ये मिला कि इन सब के लिए आपको यूपीएससी नाम की एक चीज़ होती है। बिल्कुल। जो जिस सफ़र से गुजरना पड़ता है, ऐसे IAS IPS बनते हैं, उसके जिससे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उस कंस्टिट्यूशनल बॉडी का नाम है यूपीएससी, जो नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडी में शामिल किए जाते हैं उसको। तो यूपीएससी एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और आप उसी के माध्यम से जा सकते हैं। फिर मैंने उसके सिलेबस सारे जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, मैं प्रक्रिया की जाँच में जुटाया और मुझे आउटकम बेटर मिला। मुझे लगा कि यस आई टू डू इट्स, मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मैंने उसकी तैयारी में लगा, अध्ययन किया और साथ साथ ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल से पास आउट होते होते मुझे अंदर एक IAS IPS की तरह योग्यता दिखने लगी। लोगों, स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, शिक्षकों ने कहा कि यू आर बिकम एन IAS IPS, ऐसे लोग संबोधित करना शुरू किए। फिर वहाँ से मैंने लॉकडाउन कोविड-19 आ गई, जिसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट का दुखद है कि उन्होंने अपनी तकदीर, किसी का तस्वीर बदला है तो किसी की तकदीर भी बदली है। तो मैंने उस टाइम में सेल्फ स्टडी अध्ययन किया, BSCB बोर्ड से मैंने 11th-12th किया। और जब मुझे, क्योंकि उस टाइम मैंने स्कूल में जब था तो स्कूल में केवल टॉप करते थे स्कूल के एग्जामिनेशंस में जी। बट जब मैंने BSCB बोर्ड में जब गया तो मैंने 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया। कुछ कारण बस पेपर लेट होने की वजह से हमारी स्टेट रैंक में मैं नहीं शामिल हो पाया, परंतु मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गया पूर्वी चंपारण से। तो मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 56,000 विद्यार्थियों में जब मैं टॉप कर सकता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर मैं सरकार तक या मैंने ब्यूरोक्रेट कैसे नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे तो एक सीट ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैंने इस पड़ाव से जब गुजरते तो वर्ष 2023 में मैंने सरकार के प्रति कुछ अवेयरनेस फील्ड को लेकर मैंने उनको जागरूक भरी पत्र मैंने लिखा कि आप इस फील्ड में ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं। सरकार को एक बेहतर हमारी बातों अच्छी लगी और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया। जिस वक्त मैंने चयनित हुआ उस समय बिहार से टोटल 9 लाख स्टूडेंट थे, 9 लाख। उनमें केवल एक सीट थी और उन सीट से में केवल मेरा चयनित हुआ, मैं वहाँ पर हुआ। पूरा 9 लाख में एक सीट थी जो केवल वो कैप्चर सीट को मैंने किया। 17 बार हम लोगों ने इंटरव्यू दिए, कई सारे अच्छे टॉप स्टूडेंट आते गए, इन्हीं की हार के सामना हुई, मगर उनमें भी मैंने टॉप कर गया। जब मैंने वहाँ 2023 में 8 अगस्त को मुझे प्रधानमंत्री से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार और सह राष्ट्रपति से मिला।
जब मैंने वहाँ पूरे इंडिया से 26 स्टूडेंट आए थे, प्रत्येक स्टेट से एक एक विद्यार्थी, और वहाँ मेरी बात प्रधानमंत्री को इतने अच्छे लगे कि उन्होंने डायरेक्ट बोले कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार एंड कैंपस एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और आप कहीं और नहीं, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रहेंगे 2023 से 2047 तक। 2047 में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे, पूरे 100 वर्ष कंप्लीट करेंगे जी। और वहाँ से हमारी रिटायर भी 2047 में मैं होऊंगा। साथ ही 2047 तक मैं वहाँ पर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत अभी भी हूँ, और वो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट और यूनाइटेड नेशंस का कैंपस एम्बेसडर के तौर पर। तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है हमारे बिहार के लिए भी, और इनफैक्ट मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ पहला शो के लिए आए हैं अपने, है ना। आप अपने आप को बता रहे हैं बिहार के लोगों के सामने में। और वैसे आपकी मैं उम्र जान सकता हूँ अभी? मेरी उम्र अभी 19 वर्ष है। 19 वर्ष जी। आप देख रहे हैं ये युवा 19 वर्ष का है केवल, और आप जैसे विद्यार्थी, हम जैसे विद्यार्थी की आवाज़ को प्रधानमंत्री आवाज़ तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप यूनाइटेड नेशन वगैरह, क्या ना, आपने भारत को भी रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन? भारत को मैंने 3 बार रिप्रेजेंट किया। ऐसे तो आमतौर पर देखा जाए तो कई बार हमने ऑनलाइन मोड से किया हूँ, बट ऑफलाइन के मोड से मैंने 3 बार किया हूँ। जो सबसे लंबी मेरी जो रिप्रेजेंटेटिव्स का दौर रहा वो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल काउंसिल का दौरा, एक ऑर्गेनाइजेशन चली थी कि हम ग्लोबल लेवल पर टेररिस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो वो सेमिनार फिलीपींस में आयोजित की गई थी, जिनमें पूरे इंडिया से 3 स्टूडेंट हम लोगों ने गए थे, और पूरे वर्ल्ड से कहा जाए तो 54 कंट्री पार्टिसिपेट थी। वहाँ भी इंडिया को 9 रैंक आई थी। इट मीन्स मेरे वहाँ पर 9वीं स्थान प्राप्त हुई, और हमने इन सेमिनार में फिलीपींस में आयोजित सेमिनार किया गया, तो वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और आपने अभी यूपीएससी का भी जिक्र किया है ना, तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं आप अभी उस चीज़ के लिए, अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। तो यूपीएससी आप जैसा अभी बोले कि आप सर्विस भी कर रहे हैं, है ना। 2027 तक आपकी सर्विस ड्यूरेशन है। तो सर्विस के साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन है। इनफैक्ट हम जानते हैं कि यूपीएससी काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। तो सर्विस के साथ साथ ये यूपीएससी की प्रिपरेशन आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? यूपीएससी का जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई थी वो क्लास 8वीं 2018 से मैंने स्टार्ट किया, स्कूल टाइम से ही, और मैं इसी जर्नी के साथ साथ मैंने वहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं आज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, अगर अवार्ड के लिए पहुंचा, रिप्रेजेंटेटिव बना हूं, तो सब यूपीएससी की ही देन है कि मैंने इन्हीं रास्ते को फॉलो करते वहां तक गया हूं। अच्छा। तो मैं स्टार्टिंग से ही मेरी सपना थी कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाऊँ, बट बीच में किसी कारणवश मैंने इग्नोर करके फिर प्रशासनिक सेवा की ओर बढ़ गए। बट अब मुझे लगता है कि शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड भी एक प्रशासन बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर कंट्रीब्यूट करके कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा। तो साथ ही यूपीएससी के मैं तैयारी में अभी भी हूँ। सर्विस के साथ साथ मैनेज करना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी दिक्कत होती है कि कभी समय निकल जाता है, कभी ऐसा वक्त आता है कि जब मैं दिन रात, जैसे G20 ऐसे संस्थान में जब 23 दिन में पूरे 24 घंटे में बिजी रहता था, जब मैं वहाँ से तो हैप्पी होकर आ गए कि चलो यार, मैंने कंट्री के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी G20, जो हम लोगों ने हैंडल किया अच्छे से, यहाँ पर सफल हुई हमारी सम्मेलन। जब आने के बाद तो ये खुशी थी, बट एक तरफ दुख का भी सामना करना पड़ रहा था कि 23 दिन यूपीएससी के सिलेबस बंद रहे थे, अब इसको कैसे मैनेज किया जाए जी। फिर भी जैसे तैसे मैनेज करते हुए 2.5 साल की परंपरा है, ये समय लगा इसमें, और कंप्लीट करके वहाँ तक आए। तो ये सर्विस भी ऐसे नहीं है कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा होता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो वो नहीं हो सकता है, वो कर रहा हूँ तो वो नहीं हो सकता है। आप कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख गए ना, तो आपके लिए कोई चीज़ बड़ी बातें नहीं है। जो मेरे लिए एक सर्विस के साथ साथ यूपीएससी हो, वो पूरे ईजी वे में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कभी भी तकलीफ नहीं हुआ कि हाँ मैं यूपीएससी नहीं कर सकता हूँ या मैं सर्विस में वो छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टाइम को यूटिलाइज करना, अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर अच्छा से है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी जो डिपेंडेंस, ओवरऑल जो डिपेंड आप करते हैं, वो एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आ जाती है। टाइम मैनेजमेंट आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो वैसे भी एक अफसर्स के लिए, अफसर्स लाइक क्वालिटी के लिए आपके अंदर टाइम के लिए पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप बाखूबी से निभाते आ रहे हैं क्लास 8 से, जैसा कि आपने बताया। और ये एक पुस्तक आपने हमें दी है जिसका नाम है जन योजना कापे, है ना, ये आपने लिखी है सौरभ जी? हाँ, एक्चुअली
जैसे कभी कभी समय मिलता रहता है, जैसे मैं घर आता हूँ या कॉलेज के एग्ज़ाम के टाइम, तो मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ या आलतू फालतू जगह पर मैं अपने समय को वेस्ट करूँगा, जी। उससे बेहतर मेरी साहित्य के लगाव मुझे बचपन से रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं जिस राज से बिलोंग करता हूँ, उस राज के एक जाने माने कवि, जिनको शायद ही मुझे लगता है कि अगर किन्हीं विद्यार्थियों के नहीं पता हो तो शायद वो विद्यार्थी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर दिनकर जी। साहब। अगर कोई नहीं जानता हो तो, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को मुझे ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले बच्चे बुजुर्ग सब उनके विषय में अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। बखूबी अच्छे से निभाते हैं उनके विषय में। तो मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी का कविताओं, उनकी कहानियाँ बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे उनकी प्रेरणा स्रोत मिला और एक तरह से मुझे अपने एक स्पिरिचुअल गुरु भी उनको मैं मानता हूँ। जी। और उन्हीं की जैसे मैं कोशिश किया कि मैं भी बन सकता हूँ। तो मुझे लगा कि दुनिया में बहुत तमाम सारे राइटर हैं, तमाम सारे कंटेंट क्रिएटर, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने हो गई है, किसी भी चीज़ों को ऑन द स्पॉट वीडियो क्रिएट करके या उसको कुछ ना कुछ करके डाल देना है जो पब्लिसिटी में चली जाती है। बट मैंने यूनिकनेस ये किया कि मैंने जन योजना काव्य लिखा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, और ये प्रधानमंत्री जी का ही टास्क था। जब मुझे अवार्ड देते टाइम उन्होंने बोले कि आप ऐसा कभी करेंगे कि जो योजनाएं जो आती है इस पर कविता के पुस्तक तैयार कीजिए या कहानी के फॉर्मेट में। तो मुझे लगा कि कहानी का फॉर्मेट करने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, मुझे समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे डाटा फैक्ट सबको जुटाना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत चीज़ों को पब्लिश करके और गलत चीज़ों को आप पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। क्योंकि आप जो भी पहुंचाइए वो सकारात्मक दृष्टिकोण से और साफ सुथरे ढंग से वहां तक करने का प्रयास कीजिए। तो मुझे अच्छा लगा कि पोयम के तौर पर मैं भेज सकता हूँ कि लोग समझ जाएंगे बातों में। मैं देख पा रहा हूँ इसमें कुछ टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं, जैसे कि इसमें लिखा है एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट करके एक टॉपिक है ना। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, मुझे जहाँ तक मालूम है, ये गंगा नदी जो हमारी है भारत में, उसको साफ सुथरे रखने के लिए प्रोजेक्ट चलाई जा रही है ना। मगर मेरा इसमें सवाल कुछ ये भी है कि क्या सरकार सच में इस चीज़ पे ध्यान दे रही है? क्योंकि मैं पटना का हूँ, है ना। पटना में गंगा नदी का प्रवाह काफ़ी तेज़ से जाती है, और मैं देखता हूँ आए दिन कि पटना में जो मरीन ड्राइव का जो क्षेत्र है गोलंबर के पास में, उससे थोड़ा पहले आप जाएंगे तो जितने भी पटना के नाले हैं, जितनी भी गंदगियाँ नाले से जाती है, वो सारे गंगा नदी में प्रवाहित की जाती है। तो इस पर सरकार का क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या ये सच में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को फॉलो कर रही है या नहीं? एक्चुअली आपका सवाल अच्छा है। एक अधिकारी होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो कोई भी योजना आती है सरकार की या किसी भी प्रकार की, तो सरकार तो अपनी दायित्व तो निभाते ही हैं। इसके साथ साथ हम जनता, हम समाज के लोग, हम युवा पीढ़ी भी इस पर जागरूक होने के बहुत बड़ी जरूरी है जी। क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशंस है तो इस पर किसी युवा ने आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे सरकार तक हो, या उनको लगे कि हमारी बात तो यहाँ तक पहुँचाई जा सकती है, किसी ने ऐसा कभी किया कि एक तरफ सफाई की जा रही है और एक तरफ गंदगी की जा रही है जी। जबकि ये सरकार का ही रोल है। तो कभी सोचना चाहिए आम जनता को कि जब सरकार हमारे लिए योजना लाई है तो साथ साथ योजना तो इसलिए लाई गई है कि मैं गंगा नदी को सफाई करके रखूँ, पूरी क्लीन करके रखनी है। बट फिर हमारे गली मोहल्ले की कचरे सरकार कहाँ लेकर जाएगी? इसके लिए क्या योजना लेकर आ रही है? एक तरफ सफाई, एक तरफ गंदगी, दोनों एक ही साथ हो रही है और एक ही पैलेसेस पर हो रही है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि सरकार को इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उन्हें लाना चाहिए, बहुत जरूरी। शहर जो है, जो भी गंगा नदी के किनारे या जो भी नदी हो, गंगा ही नहीं है कह सकते हैं क्योंकि सारे नदी हमारे पवित्र है, सारी नदी को पूजा की जाती है जी। और जितने भी नदी है उसके किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हम एक व्यवस्था, नियम ला सकते हैं जिसे हम कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से, मैं अगर ओपिनियन अपना दूं, अगर मैं सरकार के डिपार्टमेंट में, अगर मैं पोस्ट पे डिपेंड रहता, अगर वहाँ पे मैं निर्भरता से अपने जागरूकता अगर अभियान चलानी होती या कोई अगर मुद्दा उठाना पड़ता, तो मैं सबसे पहले ये करता कि एक सीक्रेट प्लानिंग मीटिंग करती कि मैं वहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ जी। और क्या, क्योंकि कोई भी योजना लाने से नहीं होती। आप योजना तब लाएंगे जब आपने विदाउट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले जांच कीजिए कि वहाँ की योजना लायक है या नहीं। आपने गंगा को सफाई योजना लाया, बहुत अच्छी है, इस पर होनी भी चाहिए। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उसके इतने बड़े पटना की आबादी जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, और माना जाता है हमारे बिहार में कि गंगा वो रिवर है कि बिहार को 2 भाग में बांट भी देती है। जी।
जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में सुनने को आता है कि गंगा इस पार गंगा उस पार करके लो। तो जैसे कि एक तो आप कर सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे भी ला सकते हैं। सीवेज के तौर पर आप एक देख ले तो हम वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी ला सकते हैं कि वहाँ के लोगों के सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट मिशंस को, ये सब तमाम अगर हम शामिल करें तो हम गंगा योजना को सफाई भी कर सकते हैं और गली मोहल्ले के कूड़े कचरे गंदगियाँ को भी एक तरफ डिस्पोजल कर सकते हैं, जो कि गंगा नदी में प्रभावित नहीं हो सकती। ये चीज़ें होनी चाहिए। ये तो आपने बताया सेल्फ अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि हम जनता का ये दायित्व होना चाहिए कि हम खुद भी अवेयर हों। लेकिन कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पटना में नदी के किनारे ही कुछ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि शू मेकिंग कंपनी है ना, स्लीपर्स चप्पल जो होते हैं हमारे, वो मेकिंग करते हैं चमड़े के, और उसके जो वेस्ट मटेरियल्स है वो सारे नदी में प्रवाहित होती है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि क्या वो कंपनी गवर्नमेंट के नज़र में नहीं है? अगर नज़र में नहीं है तो फिर वो चल कैसे रही है? और अगर नज़र में है तो फिर उसको इतना अच्छे तरीके से परमिशन कैसे मिल रहा है वो वेस्ट मटेरियल नदी में फेंके? इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, प्रॉब्लम तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। हाँ, जिसमें मैमल्स और रिप्टाइल्स और नदी में रहने वाले जीव जंतु को भी वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जी। साथ साथ वही नहीं, साथ साथ हम एक आम जनता के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ये। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो यहाँ के स्थानीय जनता है, जो भी नदी के किनारे जो जनता बसी है, जिनकी घर है, परिवार है, जी, उन लोगों ने सरकार से सवाल करे, सरकार के पास अपने आवेदन दे, स्थानीय प्रशासन से बातें करे, स्थानीय प्रशासन को वहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड करे कि ऐसी ऐसी समस्या है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम अपने घर की गंदगी कहाँ फेंकेंगे, उसी नदी में फेंकेंगे। बट हमारी माइंड दो पार्ट में बट चुकी है। एक, चलो सरकार साफ कर रही है, उनकी काम है, ये मेरी काम ही नहीं है। क्योंकि हम उसमें शामिल तब हो सकते हैं जब हम अपने घर की गंदगी कहीं और फेंकेंगे, जब नदी में नहीं फेंकेंगे तो। क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर हमारी घर की गंदगी अगर नदी में नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? गंगा में ना प्रभावित होकर तो फिर मैं कहाँ, घर में तो स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, स्टोर करने की तो वो चीज़ें है ही नहीं। तो साथ साथ इस पे सरकार को यहाँ से पत्र भेजे, जनता भेजे कि हमारी ये चीज़ की डिमांड होगी, कि जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तब तक आपके फुलफिल किए नहीं जाएंगे। एक कानून, एक बिल किसके लिए आती है? जनता के लिए आती है ना। तो जब सरकार अपने मन से कोई योजना के लिए, जो लोकसभा राज्यसभा में जो बहस चलती है, प्रक्रियाएं होती है, फिर एक्ट बनती है, फिर उसको फॉलो किए जाते हैं, तो किसके लिए? एक जनता के लिए। तो आम जनता से मेरी यही गुजारिश है कि आप उस ढंग से, अगर आपको लगती है कि मेरी बात ये अच्छी है तो आप पहुँचाइए सरकार के पास। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर आपसे जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि जैसा कि आपने बोला कि जो भी आपको समस्याएं दिख रही है आस पड़ोस में, आप उसके लिए पत्र लिखें और सरकार तक बात पहुँचाएं, है ना? तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे शुरुआत करना है पत्र लिखने का, किन को देना है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस लोग नहीं कर पाते हैं आज के डेट में। थोड़ा सा बरसात हो जाए 1 घंटे अगर लगातार, तो ये रोड पे पानी जम जाना, जो कि तकरीबन 3 दिन 4 दिन तक, और वो बहुत सी चीज़ों की समस्या बन जाती है ना। ट्रैफिक जैम कर देना, लोगों का आने जाने का रास्ता ख़राब हो जाना, तो ये सारी चीज़ों, ये जो समस्याएं दिख रही है अमूमन दिन प्रतिदिन, इसके लिए हमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए पत्र लिखने के लिए? बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। देखिए, कोई भी समस्या अगर आपकी होती है जी, क्योंकि सबसे बड़ी सी आज के वर्तमान समय देखा जाए, पिछले समय देखा जाए, या आने वाले समय में, उसकी एक पॉइंट है ओवरऑल अवेयरनेस की कमी सभी के अंदर, जो जानकारी की अभाव। सबसे पहले करना ये चाहिए कि अगर कोई भी समस्या आपके पास होती है, तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर देश में जितनी जनसंख्या उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ तो सेलफोन यूज हो रहे हैं, उतने ईमेल यूज हो रहे हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, वो गूगल पे सर्च कर ले, या आपको अगर पता ना हो तो पता है तो फिर देखिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उस मिनिस्ट्री का एज आप डाटा निकालिए, उनकी एड्रेस निकालिए, लेटर पैड एड्रेस आती है, ईमेल आती है, और अपनी बातों को वहाँ तक भेजिए। ठीक है, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिनिस्ट्री नहीं सुन रही है, मैं स्थानीय कलेक्टर ऑफिस हो, स्थानीय ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर हो, बीडीओ हो, उनको भी मैंने दिया पर किसी ने मेरी बातों को नहीं सुना जी, तो सबसे अच्छा है कि आप पीएम इंडिया पोर्टल आती है, आप वहाँ पर एक मोबाइल नंबर के साथ OTP आती है, रजिस्टर्ड कर लीजिए और अपनी समस्या को करिए। आपको मेरे ख्याल से लगता है कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है।
वो इंडिया के किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी कॉर्नर की समस्या हो, तो आप बेहतर है कि वहाँ तक भेजिए। परंतु वो एक हायर डिमांड होती है वहाँ तक भेजने के लिए, क्योंकि आप देश के सबसे अंतिम चरण सीमा के पास अपने प्रॉब्लम को पहुँचा रहे हैं। तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जैसे झूठे चीज़ों से बचिए। अब ऐसा ना हो कि किसी के एक्सीडेंट हो गई और वो पड़े हुए हैं और उसकी फ़ोटो बना के डाल दी, ये चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको वो लग रहा है ना कि हम कम्युनिटी लेवल पर या इंडिविजुअल है, ग्रुपिंग हो, जिसकी डिमांड होनी चाहिए जो किसी ने नहीं सुना। क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया ना कि कौन सी चीज़ें हैं जो किसके अंतर्गत आएगी, वो कौन मिनिस्ट्री आएगी, उसके अंदर कौन सी प्रशासन आएगी, इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है पहले। ख्याल रखना इन सब चीज़ों का, है ना। ओके, बढ़ते आगे। इसी में मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है जो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है ना। इसमें आए दिन मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी जगहों पे, चाहे आप मणिपुर का हिस्सा ले लो या फिर हमारे पटना के ही हादसा है कुछ दिन पहले, यहाँ पे मनेर शरीफ में एक बच्ची के साथ, या फिर चितकौरा में एक स्कूल है वहाँ एक बच्ची के साथ में। मनेर शरीफ में तो उस बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसको तेज़ाब से जला करके लटका दिया गया था। फिर स्कूल की बात है, चितकौरा में एक स्कूल है हमारा जो कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बच्ची को बाथरूम में जला दिया गया, मार दिया गया ऐसा करके। तो क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं अपने आस पड़ोस में, क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सच में फॉलो हो रही है, सच में ये चीज़ें हमारे तक पहुँच रही है? देखिए, एक्चुअली योजना की अगर हम बात करें तो योजना उतना ही तक फॉलो होती है जितना तक जनता की जानकारी में आ जाती है। फिर से यहाँ पर एक और सवाल, फिर वहीं मेरी पुरानी बातें उठ के आ रही है, अवेयरनेस की कमी, जागरूकता ना होने की कमी। क्योंकि होता है, देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, ये योजना एक्चुअली आमतौर पर देखा जाता है हरियाणा से शुरुआत हुई थी। अच्छा। वहाँ से, जैसे सुकन्या योजना है, ये सब हरियाणा से स्टार्टअप हुई। बट ऐसा लगा कि ये स्टेट में ही ना रहकर इसको हम सेंट्रल लेवल में इसको कनेक्ट करके हम पूरे इंडिया में चला सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुहिम था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपने पूछा, ये योजना के अंतर्गत ये थी कि आज भी आमतौर पर देखिए तो गांव में या शहर में कोई नहीं चाहता है कि बेटी जल्दी पैदा हो। बट अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो कल्पना चावला के देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के देखिए, इन लोगों की तो बेटी थी। बिल्कुल। इन लोगों तो बेटी होकर भी तो नाम रोशन की है। बट हमारे समाज में क्या होता है, बेटा बेटा बेटा, जो हो सो बेटा। बेटी को थोड़ी सी लोअर नहीं था, थोड़ी सी हल्की सी कम नज़र से देखना जी। तो ये योजना ये अंतर्गत थी कि हम बेटी को जो किल करते थे, जैसे अल्ट्रासाउंड वाली सिस्टम थी, अगर बेटी है तो छोड़ो यार, किल कर दो, नेक्स्ट टाइम फिर देखो, ये प्रोसेसिंग। तो ये योजना में ऐसा नहीं है कि हम कैसे वीमेंस को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम कानून ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट रही बात आपका कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में, तो शायद एक रिफॉर्म हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें एडेड प्रावधान करेंगे ताकि हमारी बेटी बहू जो भी हो, स्त्रियाँ हो हमारे देश को, वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर वीमेंस के साथ अगर ज़्यादा से अगर हरासमेंट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ पर्टिकुलर हमारे कंट्री में अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जितने हम AI, चैट GPT, मॉडर्न इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारे कंट्री असुरक्षित की ओर भी बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके एक महिला के नाते। तो क्या हमारे देश में ऐसी नहीं होनी चाहिए? आम जनता की भी सवाल है, आपकी भी सवाल है। तो मेरे ख्याल से आम जनता सरकार से सवाल करे, सरकार तक अपने लिखित रूप से भेजे, वेमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिले, उनसे अपनी बातों को रखे, स्थानीय अपने MLA MP को बोले कि क्या ये योजना के अंतर्गत ये रिफॉर्म हो सकती है। क्योंकि हम जनता है, सरकार हमारे लिए बैठी है, तो हमारी बात वो ज़रूर सुनेंगे। और हमारी काम यह है कि हम डाटा और फैक्ट के साथ वहाँ पर उनको भेजें कि आप इसमें एडेड करके इसको काम कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट जनता के कंट्रीब्यूट से हम कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार को नज़र में आती हो तो कर ही रही है ना। तो हम जनता तो सरकार को चुन कर भेजो, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि हम अपनी बातों वहाँ तक भी पहुँचाए, वो लिखित पहुँचाए या मौखिक पहुँचाए। तो आज के ज़माने में मौखिक की बहुत कम जिक्र की जाती है, लिखित पर ज़्यादा ध्यान दी जाती है। तो मेरे ख्याल से लिखित रूप से भेजने का काम करें और बातें सुनी जा सकती। चलिए, ये तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें टोटल जो है ना 35 आपने योजनाओं के बारे में लिखा है। काफ़ी अच्छी किताब है जिसका नाम है जन योजना काव्य। ये मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आप एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया
इस किताब के बारे में ज़रूर जानें। और इसके बारे में जानने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सरकार आपके लिए कौन सी योजना लेकर आ रही है, उसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए जो आपसे शायद रूबरू ना हो, आप उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पा रहे हो। तो इस किताब के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी होगी जो आपको सरकार देना चाहती है पर आप नहीं ले पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है। आप इस किताब को एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। सौरभ जी, ये काफ़ी अच्छी किताब मुझे लगी। मैं चाहूँगा कि एक कॉपी हमारे पास भी ज़रूर उपलब्ध हो, है ना। और चलिए, ये तो बात रहा। अब मैं काफ़ी अच्छा आप बात कर रहे हैं ना सरकार के बारे में, आप जनता को लेकर के काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। तो मैं एक थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर अगर आपकी मेहनत और काबिलियत पे भरोसा करूँ तो इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर आप जाते हैं, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे हमारे जनता के लिए? आपका क्या योगदान होगा आने वाले समय में? देखिए, एक्चुअली सेवाएं तो सभी लोग दे रहे हैं। कई सारे IAS IPS भी अपनी कंट्री में काम करते हैं, क्योंकि सबके लिए नियम कानून इक्वल होते हैं। हमारी देश चलती है कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पर निर्भर है। हम उन्हीं के दायरे में आकर कोई काम कर सकते हैं। हम कभी ऐसा वो काम नहीं कर सकते हैं जो हमारे कानून की बाहर हो, जो हमारे संविधान की बाहर हो। तो हमारे संविधान के एक एक नियम, एक एक धारा को अगर पढ़ा जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पावर एंड फंक्शंस आते हैं। बट आज के प्रशासन में मुझे बहुत दुख होता है कि कंट्री में 10% ही ऐसे IAS IPS है जिनको पता है, 90% को नहीं पता है। क्योंकि जैसे मानते हैं अगर कोई धारा हो गई, सपोज अगर आर्टिकल्स 1 है, धारा अनुच्छेद 1, तो धारा 1 की भी तो पावर एंड फंक्शन होंगे ना। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ 90% क्या करते हैं ना कि जो कोटेशन हेडिंग पर, जैसे आपने क्या बताया कि हम दर्शकों से कर सकते हैं कि एक जन योजना काव्य पुस्तक है। अब जनता को पता चला कि अरे ये स्कीम पर रिलेटेड है, जन योजना काव्य है, जो ये ऐसे राइटर लिखा है। बट अगर जिसने पुस्तक खरीदा तो उसको पता चलेगा वो जन योजना काव्य पुस्तक के अंतर्गत ये स्कीम पर लिखी हुई एक पोयम की किताब है, और पोयम में ये शब्द की आवृत्ति हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि सेम इस किताब को जो स्ट्रक्चर्स मैंने जो बताया कि कैसे पढ़ना, कैसे खरीदना, क्या चीज़ें करना है, कि ये पुस्तक आपको किस तरह से आगे कर बढ़ा रही है, सेम इसी प्रक्रिया को हमने प्रशासन के साथ एडेड कर रहा हूँ कि एक प्रशासनिक विभाग में, जैसे मैं ये जानता हूँ कि जितने भी संविधान में जो धारा है, आर्टिकल्स, उसके पावर एंड फंक्शंस है। उस पावर एंड फंक्शंस बहुत सारे लोग यूजेज नहीं करते, बट हम कर सकते हैं। और मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग होता है, क्योंकि मैं आज तक कोई ऐसा काम बचपन से लेकर नहीं किया हूँ जहाँ पर मुझे डिफ़ॉल्ट होने का मौका मिले, लोग न बोले कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आज तक कभी भी नहीं, प्रशंसा ही प्रशंसा मुझे मिला है। क्योंकि आप मन में ना सोच लीजिए, जब फर्स्ट डे अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो उसी दिन संकल्प लीजिए कि मैं रिटायर होते टाइम तक भी मैं काम वैसा ही करूँगा, वैसा ही जज्बा रखूँगा जो मैं पहले दिन नियुक्ति हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नियुक्ति का दिन कुछ और है, रिटायरिंग टाइम कुछ और है, बीच का कुछ और है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बट अगर मैंने 2028 में जब यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन में 2027 की अप्रॉक्स लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास कंप्लीट होने की चांसेस बन रही है। तो 28 में अगर मैंने दिया, यदि ईश्वर ने अगर मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, ईश्वर ने साथ दिया, अगर मैंने IAS IPS के किसी भी एक डिपार्टमेंट को मैंने अगर क्रैक करके अगर निकाल लिया हूँ, अगर मेरे पास आ जाती है सर्विस, तो मैं वैसा काम करूँगा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद 1947 के बाद जो भी IAS IPS काम किए हैं, शायद वो नहीं किए हैं आज तक किसी ने। मेरा काम ही कुछ अलग है, और हमारी काम एक ऐसी रहेगी जिससे सरकार भी खुश, जनता भी खुश, वो क्राइम की बातें हो, वो योजनाएं की बातें हो, जो भी हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ हम काम करने का मौका मिलेगा। काम करने का दिखावा भी होती है सब चीज़ों को लेकर। बट रहा बात कि अब अगर आपकी ये सवाल होगी कि क्या काम है, कैसे, तो कुछ चीज़ों हम लोग ना साइलेंट गुप्त रखते हैं। अगर आज उनको हम पर्दाफाश कर दें तो हो सकता है कि कॉपी पेस्ट में चले जाए वो चीज़ें। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे मुझे आपकी एक बात बताने रहे हैं कि आपके स्टूडियो से शायद जनता हमारी देखी होगी, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर जी। उस टाइम में रेलवे SP हुआ करते थे कुमार आशीष IPS ऑफिसर्स, शायद 2011 या 12 बैच की। अभी वो सारण में SSB के पोस्ट पे नियुक्ति है उनकी। उन्होंने रेलवे में लवारिस जो बच्चे होते हैं, लवारिस कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, जैसे लौ जिहादी से कोई संवैधानिक शब्द नहीं है जी। हम लोग अपने से मीडिया को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है, जो भी मनाया उसको प्रयोग किया, जनता को बीच फॉरवर्डेड किया। जनता का काम ही है कि बस
रटे जाओ हाँ। जो मतलब जो सुना उसी को जितना ह्यूमर ब्रॉडकास्ट हो कर सके देना। उसको फैलाता अब वो है। शब्द कहाँ से आया, गलत है से, उस पर कोई जांच नहीं होती है एक जनता के लिए। तो ये जनता की कमी नहीं है, ये कमी सभी के अंदर है, वो सरकार हो, प्रशासन हो, सभी के अंदर। क्योंकि अगर ऊपर से कोई शब्द आती है या ऊपर से कोई योजना आती है, कोई भी चीज़ें आती हैं, तो ऊपर से सही मायने से अगर नीचे पहुँचाया जाए तो नीचे के लोग ऑलरेडी अच्छे से फॉलो करेंगे। क्योंकि यदि अगर अनपढ़ को हाथ में अगर कलम दे देते हैं तो क्या करेगा वो? उसे तो खेलेगा ही। अगर एक शिक्षित व्यक्ति के हाथ में कलम देंगे तो वो उसे लिखेगा, यूज करेगा। तो ये सारी चीज़ें होता है। ये कोटेशन सिस्टम में मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अंधों को अगर नहीं दिखता है तो वो लाठी के सहारे चलता है। जी, आज जिस दिन अगर अंधा को आंख दे देंगे तो सबसे पहले वो लाठी को ही लाठी छोड़ फेंकेगा। देगा। क्योंकि इसलिए फेंकेगा, वो उसका साथ दिया है, पूरी जिंदगी उसका साथ दिया है, मगर वो भूल गया एक छोटी सी पल के लिए। तो गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। और रहा बात की प्रशासनिक सेवा का मेरा, तो आशीष सर का मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ें लगा कि उन्होंने रेलवे में जो भी माँ बाप जिसके पास नहीं है, जो बच्चे कूड़ा कचरा स्टेशन पर जो मांगते हैं कि दे दो खाने को, दे दो पैसे, वो बच्चे पैसे लेकर, सामान लेकर, कभी आपने देखा कि उन बच्चों को स्थानीय दुकानदार से पूछे कि आपके पास जो बच्चे घूम रहे हैं, जो पैसे एक दूसरे से मांगे, क्या आपके पास कोई कुरकुरे बिस्किट खरीदने आते? तो नहीं। वो बच्चे क्या खरीदते हैं? सॉल्यूशन खरीदते हैं, वो बच्चे चरक खरीदते हैं, जो भी नशे के सामान है, नशे पदार्थ है, छोटे बच्चे। आज वही बच्चे हमारे देश में आगे जाके क्राइम का काम करते हैं, किसी का हत्या करेंगे, किसी का सिफारिश ले लेंगे, यही सब करेंगे। मगर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनके लिए ना कोई छोटे छोटे विद्यालय अच्छी जगह, आज भी हमारी सरकार में एक कमी है कि विद्यालय दूर दूर तक आती है। कई ऐसे गांव में लोग बोलते हैं 17 किलोमीटर 8 किलोमीटर हमारे घर से दूर दराज पर एक विद्यालय पड़ती है। बरसात के दिन में कीचड़ फैल जाती है, जो मैं नहीं जा सकता हूँ। घर में इतने काम रहता है कि मैं विद्यालय नहीं जा सकता। जैसे झुग्गी झोपड़ी में देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी के पास देखिए, तो सारे समस्या है। और ये झुग्गी झोपड़ी ट्राइबल कम्युनिटी में नहीं है, आज हमारे गांव समाज में भी, शहरों में भी ऐसी समस्या है। मैं दिल्ली खुद रहता हूँ, दिल्ली से नरेला ऐसे शहर में जाकर देखिए, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। तो आशीष सर का सबसे अच्छा मेरे बेस्ट ये लगा कि उन्होंने रेलवे में ई पाठशाला खोल दी। एक बड़ी वाली एलईडी टीवी लगा दी, एक रूम में अपना एसी वेसी वगैरह बनाकर, और सारे बच्चे को बोले कि 3 घंटे आकर तुम यहाँ पर बैठ। और आजकल यूट्यूब पर कई सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बस रिकॉर्डेड लेक्चर दिखाना बच्चे को शुरू कर दिए, छोटे छोटे पोएम, छोटे छोटे कार्टून। इससे क्या हुआ कि उनका मकसद ये नहीं था कि इन बच्चों को हम पढ़ाकर हम अपने जैसे बना दें। उनका मकसद था कि ये बच्चे अगर जब कनेक्ट हो जाएंगे ना शिक्षा से, तो ये ऑलरेडी किसी से मांगना, क्राइम करना, नशा करना छोड़ देंगे। और ये एजुकेशन के जब रास्ते पर आ जाएंगे ना, तो फिर ये सारी चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। बस उनको केवल रास्ते देना था, गाइडेंस देना था, और उन्होंने गाइडेंस दिया। और ये बहुत अच्छी सफल योजना उनके लिए है। अगर सरकार ऐसा ही कर देना तो आज हम डिजिटल मिशन इंडिया जो प्रोग्राम आई है, क्या ये केवल एक स्कीम ही नहीं है? अगर इसको गवर्नमेंट थोड़ी सी और रिफॉर्म कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट का रिफॉर्म तो हम ही लोग के हाथों में आती है कि कैसे करना है, कैसे करवानी है। तो मेरे ख्याल से अगर मौका मिला अगर सरकार से इस चीज़ पर डिस्कस करने का, क्योंकि हम लोग के वेतन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या करना है, क्या देखना है। यदि मेरे अंदर अगर वो डिजिटल मिशन इंडिया के कोई भी काम आती है, जैसे मुझे लगता है कि आ ही जाएगी, AI चैट GPT ऐसे समय में तो आना ही तय है, आती है, तो मैं कोशिश करूंगा सरकार से कि ई पाठशाला लागू कर दिया जाए हर जगह। जैसे आज एक कैंपेनिंग आती है, शायद गाँव में देखे होंगे आप लोग, कि जैसे जो सरकार क्या क्या कामें की है, तो एक गाड़ी आती है, उस पर LED टीवी लगी रहती है, और चौक चौराहे पर रोक दिए जाते हैं, जो स्थानीय लोग वहाँ पर इकट्ठा भीड़ हो जाती है, फिर लोग देखते हैं सरकार की बातें, फिर वहाँ से लोग का मैंने 10-15 मिनट का वो वीडियो होता है। अगर उस टाइप की अगर हम चौक चौराहे पर कहीं कहीं कुछ कर सकते हैं, तो बच्चों आसान से देख सकते हैं उन चीज़ों पर। और बच्चा देश का भविष्य होता है। हम लोग क्या है कि देश का भविष्य निर्माण करने का, एक देश का नया न्यू स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करेंगे। तो अगर ऐसे सरकार नियम लाए तो बेटर है। और ये नहीं लाती है तो शायद मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि वक्त का इंतज़ार कीजिए। 2028 में अगर मैं आया तो 100% लागू हो ही जाएगी। चलिए, उम्मीद तो ज़रूर रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है आपने करी कि आप इस तरीके से काम करने वाले, और आपने सर से काफ़ी इंस्पिरेशन भी लिया है, और काफ़ी अच्छी जानकारी भी है आपके पास में। और मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो आप हैं, मैं चाहूँगा कि आपको एक चीज़ और बताऊँ, ताकि बीइंग बिहार स्टूडेंट, मैं यहाँ के स्पोर्ट्स सिस्टम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में देख रहा हूँ स्पोर्ट्समैन्स को।
पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ के बच्चे जब स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं पहले तो उनको पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है, फैमिली को फेस करना पड़ता है, जो कि अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है पेरेंट्स जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए अलाउ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। स्पोर्ट्स यानी कि ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। इस तरीके से फेस करने के बावजूद जब बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बच्चे टैलेंटेड है हमारे यहाँ बिहार में, बहुत लोग हैं खेलना चाहते हैं, बहुत लोग धुरंधर खिलाड़ी हैं। मेरे पास कल को एक एपिसोड आई थी, शूट किया था हमने एक कराटे प्लेयर के साथ में। उसने इंटरनेशनल लेवल पे 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, लेकिन वो बंदा बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं करा, किसी यूनिवर्सिटी से खेला नहीं। आपको पता है कारण क्या था? क्योंकि बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। वो कौन सा यूनिवर्सिटी था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उसने खेला था। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी गई। आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको पढ़ाई की जो है ना फैसिलिटीज़ देंगे, आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको डाइट के पैसे देंगे, आपको हम आगे प्रमोट करेंगे, और एज अ स्पोर्ट्समैन आपको हम अपने पास रख करके सारी फैसिलिटीज़ देंगे, जो कि बिहार में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने आवाज़ नहीं उठाया था, उसने अपने एसोसिएशन से बात की, उसने अपने फेडरेशन से बात की, उसने हमारे जो स्पोर्ट्स के जो मंत्री हैं, क्या कहते हैं, सुरेंद्र जी जो हैं, वहाँ तक बात पहुँचाई है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। अगर आपकी समय अगर होती तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे मिलते भी, मैं उसको बोल दूँगा आपसे एक बार कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, है ना। इस बारे में भी थोड़ा डिस्कस होना चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर में। देखिए एक्चुअली स्पोर्ट्स की बात रहा तो मैं बता रहा हूँ कि मैं भी खो खो का खिलाड़ी था स्कूल टाइम में जी। और मुझे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल तक खेलने का मौका मिला और अच्छा मैंने भी किया। रहा बात की माँ बाप के, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे असफल हो। अगर माँ बाप अगर आपको रोक रहे हैं तो शायद, अगर ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा, ऐसा हो सकता है कि उस विषय में माँ बाप को पता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे NDA में करना है, मुझे UPSC करना है, तो अगर मम्मी पापा को ऐसा पता ना हो कि UPSC क्या है, इसे क्या होगा, मैंने एक IAS IPS क्या होता है, तो शायद वो इग्नोर करेंगे आपको जाने से। अगर उनको पता है तो इग्नोर नहीं करेंगे, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव है। रहा बात अगर एज ए एक्सेप्शनल केसेस स्पोर्ट्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि 99% पेरेंट्स इग्नोर ही करते हैं। इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा जाने से, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स अलाउ कर देते भी हैं, तो जब वो खेलने जाते हैं तो उनको बिहार, हमारे राज्य से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है, स्पोर्ट्स में उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, एक स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन के नज़रिए से नहीं देखा जाता है। मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक खेल नहीं है। आप खुद भी खो खो के प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स एक प्रॉपर जर्नी होती है, जो बच्चा अपने उस उम्र से उस खेल से जुड़ता है जब उसकी बढ़ने की उम्र होती है, और वो बढ़ते बढ़ते एक अच्छे पड़ाव 10 साल 15 साल वो मेहनत करता है उस क्षेत्र में, तो वो एक प्रॉपर जर्नी है सर। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, तो इस पे सरकार को नज़र देना चाहिए, वैसे बच्चों को प्रमोट करनी चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। देखिए एक्चुअली सरकार की बात मैं बता रहा हूँ, ये कंट्री भला ही सरकार चला रही है, एज ए लीडर चला रहे हैं, बट काम काज सारे होते हैं ब्यूरोक्रेट के हाथ में। एक IAS IPS ही पूरे नियम कानून को लाने की प्रक्रिया बताते हैं, फॉलो करवाते हैं सब चीज़ों को लेकर, बट आपको भी पता है कि दुनिया के कोई भी कंपटीशन हो उसमें मात्र 10% ही नॉलेजेबल इंसान उस एग्ज़ाम को क्रैक करता है। तो उस एग्ज़ाम में फिर 90% कौन जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो 90% वही जा रहे हैं ना जो रिश्वत देकर, साइड कोटा, स्पेशल कोटा, रिजर्वेशन कोटा, बट काम में तो कोई रिजर्वेशन कोई कुछ है नहीं, काम में तो सबको इक्वल करना है, तो लोग करेंगे ही नहीं। आज अगर खेल मंत्री, उनको क्या पता है कि क्या कौन सी खेल है, उसके नियम क्या है, कैसे आपको बढ़ाना है, उनके अंतर्गत जो सेक्रेटरी होंगे, जो ब्यूरोक्रेट होंगे, वो उनके हाथों में बातें होंगी, बट उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जो मंत्री जो होते हैं या जो भी लीडर है, वो जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक ब्यूरोक्रेट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन रहा बात के बिहार को लेकर कि यहाँ के स्टूडेंट, इस राजगीर में भी खेल का बन रहा है, अच्छा लगा, 2-3 ऑर्गेनाइज भी अच्छे गेम हुए हैं। तो यहाँ के यदि खिलाड़ियों को अगर मौका नहीं मिल रहा है आगे बढ़ाने के लिए, तो दुख की बात है कि अगर मैं तो यही कहूँगा कि उन खिलाड़ी को एक बार PM पोर्टल पर अपनी आवेदन करें और PM तक बात पहुँचाए।
एक ना बार 100 बार पहुंचाए, बात सुनी जाएगी और अपनी बातों को रखे, आवाज़ उठाए। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, ये सब गलत चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी खुद की नुकसान होती है। लोग बोलते हैं ना कि अरे धरना प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, इससे हमारी सरकार आवाज़ बातें सुनेगी। नहीं, सरकार को एक मौका मिल जाती है। उससे क्या कि सरकार देखती है भीड़ इतना सारे, इसको एक डेट दे दो और इससे हमारी वोट बैंक बना लो। सरकार ये सोचती है, तो भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, वे साइलेंट होकर हमें काम करना है। चलिए, तो अच्छा चीज़ आपने बताया कि हमें लीगली प्रोसेस में हाँ, वो अपना नियम भागीदारी हाँ, देना चाहिए। तो सौरभ जी, काफ़ी अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए और अपने काम के बारे में, अपने है ना मेहनत के लगन के बारे में हमसे साझा किया। काफ़ी अच्छा लगा हमें। और मैं चाहूँगा कि आज से 2028 का जो आपने सफ़र बताया है, जो टारगेट आपने दिए हमें, वो जब आप कंप्लीट करें और जो आपने मिशन लेकर के चला है, जब आप वो कंप्लीट करें तो दोबारा हमारे शो पे एक बार ज़रूर आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊँगा ही आऊँगा इस शो में। और मेरा भी शो चलाने का मकसद कोई सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट करना बिल्कुल नहीं है। मेरा शो चलाने का मकसद आप जैसे बिहार के जाबाज़ और ग्राउंड हीरोज़ को लोगों तक मिलवाना है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी मेहनत और लगन ज़रूर सफल हो, आई विश। और ऐसे ही ग्राउंड हीरोज़ और हमारे बिहार के जाबाज़ हीरोज़ से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल एट होम शो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो और इनकी बात पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।